Hello students, today we discuss about the class 11th chemistry chapter structure of atom। टॉपिक हमारा रहेगा बोर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी जो नील्स बोर था उसने किस तरीके से एटम के बारे में एक्सप्लेन किया उसका हम इसमें स्टडी करेंगे। टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम and to explain the line spectrum of hydrogen, Niels Bohr proposed a new atomic model based upon Planck's quantum theory। तो नील्स बोर साइंटिस्ट ने जो है एटम को एक्सप्लेन करने के लिए न्यू एटॉमिक मॉडल दिया। इससे पहले जो है रदरफोर्ड और थॉमसन भी मॉडल दे चुके थे, उसके बाद बोर का मॉडल आया और ये जो मॉडल था वो प्लांक की क्वांटम थ्योरी के बेस पर था। अब हम इनके पोस्टुलेट्स देख लेते हैं, मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या क्या पॉइंट्स इसने एटम के बारे में बताए, मेन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। These paths are called orbit or energy levels। That is, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जिनकी एनर्जी और रेडियस जो होती है वो फिक्स होती है और इन पाथ्स को हम ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, ये बीच में जो है न्यूक्लियस होता है इस तरीके से और ये आसपास ये सर्कुलर पाथ इसमें होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है। ये मॉडल ने फर्स्ट जो इसका पोस्टुलेट्स था उसके अंदर बताया। और ये जो सर्कुलर पाथ है इस तरह के बार जो हमें नज़र आ रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल। और ये सेंटर में हमें न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, in this state in between nucleus and electron, electrostatic force of attraction is balanced by centrifugal force। इस स्टेट में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है और इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको बैलेंस कौन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता है। तो आगे हम इन फोर्सेस के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से फोर्सेस जो है वर्क करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये बीच में जो है यहाँ पर देखिए ये सर्किल जो बना हुआ है बीच में, ये यहाँ पर बीच में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा होगा ZE जहाँ पर लिखा हुआ है और ये जो सर्कुलर पाथ है ये बाहर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये सर्कुलर पाथ है और इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन हमें नज़र आ रहा है। दो तरह के फोर्स इस पर लग रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा किस किस के बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, उसका वैल्यू क्या होगा, ZE²/R²। उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ZE²/R²। दूसरा फोर्स जो लगेगा वो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ये जो फोर्स लगेगा वो किस पे लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। ये देखिए हमने यहाँ पर बाहर की तरफ बता रखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका वैल्यू क्या होगा, mv²/R। तो दो तरह के फोर्सेस की हमने यहाँ बात की, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच होगा जिसका वैल्यू होगा ZE²/R², और एक होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जिसका वैल्यू होगा mv²/R। आगे हम देखते हैं, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो दोनों फोर्स होंगे आपस में इक्वल होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हमने देखी ZE²/R² और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हमने देखी mv²/R। ये डायग्राम में बता रखा है देखिए। तो ये यहाँ पर न्यूक्लियस है बीच में और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच तो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स आप देख सकते हैं, ये किस किस के बीच लग रहा है भाई, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, ये इसमें बता रखा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है ZE²/R², सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। और ये बाहर की तरफ जो है देख रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन पर जो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका जो वैल्यू है वो है mv²/R। दोनों को हम बराबर कर देंगे,
बराबर करने के बाद ये जो आर हमें नज़र आ रहा है, ये आर ये कट जाएगा एक आर से, यानी एक आर से एक आर कट जाएगा। ठीक है, तो इधर तो बच गया हमारे पास केवल एम वी स्क्वायर, इस तरफ तो क्या बचेगा एम वी स्क्वायर जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, और इधर बच गया जे डी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बन रही है वो क्या बन जाएगी, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जे डी स्क्वायर अपॉन आर। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जैसे कि जेड क्या है, यहाँ पर जेड का जो मीनिंग है वो है एटॉमिक नंबर, जेड एटॉमिक नंबर है। वी क्या है यहाँ पर, वी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वी क्या है हमारे पास, वी यहाँ पर वेलोसिटी है, ई जो है चार्ज है, और आर जो है रेडियस, आर फॉर रेडियस, वी फॉर वेलोसिटी, जेड फॉर एटॉमिक नंबर एंड ई फॉर चार्ज। तो इस तरीके से इसमें हम ये फर्स्ट जो हमने पोस्टुलेट्स देखा उससे हमें ये इक्वेशन मिली, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जे डी स्क्वायर अपॉन आर। अब हम सेकंड पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं कि सेकंड पोस्टुलेट में क्या मॉडल एटम जो उसने दिया, एटॉमिक मॉडल निल्स बोर ने, उसमें क्या बताया, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। इसमें इसने बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसमें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, वो किसके इक्वल होगा, किसका इंटीग्रल होगा, वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। यानी इस स्टेटमेंट से हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू है। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2 में, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पर जो एन है वो 1 2 3 4 इंटीजर नंबर होगा, और एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, एम अभी और एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी, आर फॉर रेडियस है ही सही। तो यहाँ पर जो नई टर्म थी वो एन तो 1 2 3 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 इंटीजर, और एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर निल्स बोहर ने क्या बताया है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन इट्स ऑर्बिट देन नो एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। जब इलेक्ट्रॉन खुद के ही ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता है, जैसे कि n इक्वल टू 1 में ही मूव कर रहा है केवल, तो न तो वो एनर्जी का एमिशन करेगा और ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, बट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट, यानी कि जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, जैसे कि n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जाता है, 2 से 3 में जाता है, या ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, then it absorbs the energy। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब जैसे कि ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तब ऐसा होगा। जैसे कि n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जा रहा है तो ऐसा होगा, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद ये क्या कर सकता है, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जा सकता है। बट इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट and again electron emitted the same energy and come to its ground state, that is lower level। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही वो जंप कर सकता है, जैसे कि n इक्वल टू 2 से 3 में या 1 से 2 में। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल से रिलेटेड पोस्टुलेट्स था। इसके अंदर देखिए हम आगे और देख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ 2 एनर्जी लेवल्स। अब 2 एनर्जी लेवल, जैसे कि n इक्वल टू 1 ऑर्बिट के अंदर मान लो एनर्जी का वैल्यू E1 है
और n इक्वल टू 2 जो ऑर्बिट है उसके अंदर उस सर्कुलर पाथ में जो एनर्जी का वैल्यू है वो E2 है। तो हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसमें पता चल जाएगा। एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब दोनों के लिए है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा ई इजिकल टू E2 माइनस E1, क्योंकि E2 जो है n इक्वल टू 2 से रिलेटेड है। तो देखिए E1 क्या था यहाँ पर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल यानी ग्राउंड स्टेट, लोअर एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1 के लिए। और E2 क्या है यहाँ पर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी लेवल दैट इज एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2, ये हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा। तो हायर एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है E2 उसमें से हम माइनस कर देंगे लोअर एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है E1, तो हमें मिल जाएगा डेल्टा E, यानी कि फॉर्मूला हमें क्या मिल रहा है, डेल्टा E इजिकल टू E2 माइनस E1। अब सिंस इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स नोन एज क्वांटम। देखो यहाँ पर एनर्जी का जो इमिशन हो रहा है और एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसकी फॉर्म में हो रहा है, स्मॉल पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में हो रहा है। और इन स्मॉल पैकेट्स और बंडल को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा। सो दैट टोटल एनर्जी अगर हम इसमें निकालना चाहें तो हमें डिफरेंस मिला डेल्टा ई इजिकल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू यहाँ पर आ जाएगा। एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट, ये प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है उससे रिलेटेड फॉर्मूला है। और फिर न्यू जो है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है और न्यू का वैल्यू जो होता है वो होता है C अपॉन लेमड़ा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC अपॉन लेमड़ा। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया थर्ड इक्वेशन के अंदर, डेल्टा E इजिकल टू E2 माइनस E1 इजिकल टू एच न्यू इजिकल टू AC अपॉन लेमड़ा। एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू जो है फ्रिक्वेंसी है ये न्यू, और लेमड़ा जो है वेवलेंथ है, और ये C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि वो जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में है उसकी रेडियस से रिलेटेड फॉर्मूला उसने क्या दिया। तो ये जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, रेडियस से रिलेटेड फॉर्मूला है R। तो R इक्वल टू फॉर्मूला उसने जो दिया वो क्या आया, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और इसका जो वैल्यू आएगा उसका यूनिट होगा आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग को ए डॉट से हम इसको बताते हैं। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है, ये रेडियस की यहाँ पर यूनिट है, यानी कि जो आंसर आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा। फॉर्मूला में सीधा लगाना है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को बता रहा है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स को बता रहा है, एन इक्वल टू 1 2 3 4। और जेड जो है यहाँ पे, जेड किसको बताएगा, एटॉमिक नंबर को बताएगा। जैसे कि हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें कि अगर हाइड्रोजन एटम के लिए हमें रेडियस का वैल्यू निकालना है तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का वो होता है जेड इक्वल टू 1, ठीक है। और हम एन इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसमें रेडियस का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम एन और जेड दोनों की जगह 1 रख देंगे। तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 यानी कि सीधा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में जो है रेडियस का वैल्यू जो है आ जाएगा। दिस इज़ नोन एज बोर रेडियस। बोर साइंटिस्ट ने इसको दिया इसलिए इसको बोर रेडियस बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट हमने देखा या ये फॉर्मूला हमने देखा ये रेडियस से रिलेटेड देखा कि अगर हमें रेडियस निकालनी है तो हम उसमें क्या फॉर्मूला पुट करेंगे। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास वेलोसिटी से रिलेटेड है। अब वेलोसिटी से रिलेटेड फॉर्मूले के अंदर देखिए आप v इजिकल टू क्या फॉर्मूला आएगा, 2.188 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन। ये जो फॉर्मूला है क्या है, जेड अपॉन एन है। और वेलोसिटी की यूनिट यहाँ पर रहेगी सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि हमें अगेन एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट नंबर अगर पता है तो हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यही वैल्यू हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 अब यहाँ पे हो जाएगा, जेड अपॉन एन आएगा ऐसे ही, और यूनिट अब की बार क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो हम मीटर और सेंटीमीटर पर सेकंड दोनों तरीके से इसमें जो है वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है
एनर्जी से रिलेटेड। ये जो फॉर्मूला हम इसके अंदर देख रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। तो इसका वैल्यू आएगा -13.6 इंटू Z² अपॉन N², और इसका जो यूनिट होगा, ये पीछे यूनिट बताया गया है, यूनिट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें एक तो जेड पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, और एक जो है ऑर्बिट नंबर एनर्जी लेवल हमें पता होना चाहिए 1 2 3 4, जिसमें भी हमें ये डिटरमाइन करना है एनर्जी का वैल्यू, और -13.6 इसमें आएगा। एडवांटेजेस ऑफ बोर मॉडल। फर्स्ट पॉइंट जो बोर ने एक्सप्लेन किया, इट इज सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एक तो सबसे पहले इसने क्या है, एटम की स्टेबिलिटी को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड पॉइंट है, इट कुड एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये जो है हाइड्रोजन और जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है, यानी कि यूनी इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है, उसके लिए इसने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बताया है, इट इज़ हेल्पफुल टू कैलकुलेट एनर्जी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अभी हमने फॉर्मूलाज देखे इसमें कि ये एनर्जी का वैल्यू भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, और वेलोसिटी की वैल्यू भी जो है इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स यानी कि ऑर्बिट्स में, जिसके फॉर्मूला इसने भी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे। फोर्थ पॉइंट जो इसमें देख रहे हैं, फोर्थ पॉइंट में इसने हमें क्या बताया है, it is helpful to calculate radius of various energy levels in हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। आर का जो है हमने भी फॉर्मूला देखा था कि रेडियस को जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं 0.529 इंटू N² अपॉन जेड, आर्मस्ट्रॉन्ग जो हमने देखा था उससे रिलेटेड। तो वेरियस एनर्जी लेवल्स के लिए चाहे हाइड्रोजन हो और हाइड्रोजन की जैसी जो और स्पीसीज है जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसके लिए जो है ये एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो ये हमने एडवांटेज देखे बोर मॉडल से रिलेटेड। अब हम जो है लिमिटेशंस देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या हैं बोर मॉडल की। फर्स्ट पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट। जो बोहर था वो जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब हम इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जीमान इफेक्ट होता क्या है। तो जीमान इफेक्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जो लाइंस हैं स्पेक्ट्रल लाइन, उसकी प्रेजेंस में उन स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट होना, यानी कि डिवाइड हो जाएगी, वो स्प्लिटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है तो उसको जीमान इफेक्ट बोलेंगे। सेकंड है स्टार्क इफेक्ट, सेम रहेगा वही स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, लेकिन अब की बार जो फील्ड रहेगा वो रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो रही है तो उसको हम बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। और अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर स्प्लिटिंग हो रही है स्पेक्ट्रल लाइन की, तो उसको हम बोलेंगे जीमान इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट को बोर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो ये इसका एक लिमिटेशन था। सेकंड पॉइंट के अंदर इट कुड नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स है उनकी शेप को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है उसके लिए ये स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये मॉडल केवल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, केवल जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की तरह ही कोई ऐसी स्पीशीज हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए जो है ये मॉडल दिया गया। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ये नहीं कर पाया एक्सप्लेन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि हम इसी चैप्टर के अंदर आगे जो है स्टडी करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ MVR इजिकल टू NH अपॉन 2π। लास्ट में इसने जो है मैं एक पॉइंट वहाँ पर दिया था और उस पॉइंट में इसने बताया था जो एंगुलर मोमेंटम का पॉइंट था MVR अपॉन
एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई, उसके डेरिवेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये कैसे आया। ठीक है, तो इस तरीके से इसने ये बोर मॉडल की ये लिमिटेशंस हमने यहाँ पर देखी।